Hello friends, my name is Minu Thakur and today we are going to discuss some of questions which are based on inflation. जैसे कि हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होता है। तो आइए देखते हैं कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं और किस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बच्चों ये है, इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज। सबसे पहले आपको हमेशा क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस आखिर पूछ क्या रहा है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन्फ्लेशन है क्या। तो इन्फ्लेशन जैसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, इसका मीनिंग होता है द राइजिंग अप प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय के दौरान जब वस्तु और सेवा का कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उस स्थिति को इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई थी कि जब कीमतें बढ़ रही हैं यानी कि प्राइस इज द मेन फैक्टर इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन। किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित दो फैक्टर पे होती है, जिसे मार्केट के दो फोर्सेस कहते हैं। एक तरफ डिमांड है, दूसरी तरफ सप्लाई है। यानी कि कोई बेचने वाला है, निर्माता है, प्रोड्यूसर है, तो कोई खरीदने वाला है। इन्हीं के संबंध से किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित किया जाता है। जैसे कि आप प्रोड्यूसर हैं, मान लीजिए किसी भी वस्तु का, अगर आपने उस वस्तु का निर्माण 2 क्वांटिटी किया है और सामने से जो खरीदार है, जो डिमांड कर रहे हैं, वो 10 लोग हैं, तो आप इस केस में क्या करेंगे? ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है, आप उस 2 वस्तु के दाम को इतना बढ़ा देंगे जिससे कि आपकी 2 वस्तु भी बिक जाए और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो यही केस होता है कि इस स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में, जब पूर्ति कम हो और सामने मांग जो जितने लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा हो, इसीलिए लगातार वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। और आपको 2 बात और याद रखनी है। सबसे पहले तो इसका आंसर होगा व्हेन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। जब कुल पूर्ति कुल मांग से कम होगी तो इन्फ्लेशन आएगा। यानी कि तभी किसी भी वस्तु अगर आपके पास कम है और उसकी मांग करने वाले लोग ज़्यादा है तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी और इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। तो आंसर आपका बी होगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपको इसमें 2-3 पॉइंट्स और याद रखने हैं। वो कैसे? देखिए, जब किसी भी वस्तु का दाम बढ़ रहा है, जो तो इसमें 2 कंडीशंस और हैं। सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि प्राइस बढ़ जाएंगे। जब किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। जो 5 रुपये की चीज़ थी आज वो 50 रुपये की हो गई। तो इस केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन की केस में प्राइस बढ़ जाते हैं। दूसरा, मनी वैल्यू कम हो जाती है। अगर डिमांड कर रहे हैं तो महंगी वस्तु खरीद रहे हैं, तो यानी कि मनी सप्लाई बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन यानी अपस्फीति, जस्ट अपोजिट द केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में कीमतें बढ़ रही थी, डिफ्लेशन में कीमतें घट रही है। मैंने आपको बताया ही है, कीमत 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, एक है मांग, दूसरी तरफ है पूर्ति। तो यहाँ पे वस्तुओं की कीमत लगातार कम होती जा रही है किसी निश्चित समय के दौरान। और 2 कंडीशन फिर क्या हो जाएगा, अगर किसी भी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो मनी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो 10 रुपये की चीज़ थी आज वो 2 रुपये की हो रही है, यानी कि 2 रुपये की भी कीमत बढ़ रही है, 10 रुपये की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे मनी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई वो कम होगी, तभी उसकी कीमतें लगातार कम होती जा रही है। यानी कि उसकी मांग करने वाले लोग जो है वो मांग हो ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से कीमत लगातार कम होती जा रही है। तो इसका आंसर होगा कि वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन। ये भी एक तरह का इन्फ्लेशन का ही रूप है। देखिए ये क्या होता है। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति होती है जब, ऐसी स्थिति है जब कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें तो बढ़ रही हैं,
अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ रही है यानी कि प्रोड्यूसर को, शॉपकीपर को फ़ायदा हो रहा है। जब शॉपकीपर को फ़ायदा होगा तो जाहिर सी बात है वो अपना उत्पादन, प्रोडक्शन स्केल बढ़ाएगा और रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेंगे। लेकिन स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। लगातार कीमत तो बढ़ रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ भी कारण हो सकते हैं कि वो अपना प्रोडक्शन लेवल को नहीं बढ़ा रहा है, अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, महंगाई भी बहुत है लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इन्फ्लेशन भी दिखाई दे रहा है और दूसरे रूप से आपको डिफ्लेशन भी दिखाई दे रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि जब इन्फ्लेशन की स्थिति चल रही होगी तो इसको रोकने के लिए, कुछ हद तक तो इन्फ्लेशन सही होता है बट बियॉन्ड दी लिमिट, अगर ये लिमिट से बाहर हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर इन्फ्लेशन की स्थिति चल रही है तो टैक्स रेट क्या करना चाहिए सरकार को। टैक्स रेट पार्ट है फिस्कल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का। तो सरकार उस केस में क्या करेगी, जैसे मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन की 3 स्थिति होती है। स्थिति उसमें क्या पाई जाती है, पहला है कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं। प्राइस अगर गुड्स के बढ़ते जा रहे हैं, मनी वैल्यू घट रही है और बढ़ती कीमत पे भी लोग खरीद रहे हैं। लोग खरीद रहे हैं क्योंकि मनी सप्लाई मार्केट में बहुत हाई है। तो इस मनी सप्लाई को अगर रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो कीमतें बढ़ रही हैं वो थोड़ी सी मिनिमम हो जाएंगी। तो जो मनी सप्लाई है उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, टैक्स रेट्स को बढ़ा सकते हो। जब किसी के टैक्स रेट बढ़ते जाएंगे तो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो खर्च करने योग्य उनकी इनकम है, वो रिड्यूस हो जाएगी। वो रिड्यूस हो जाएगी तो वो हाई प्राइस पे कभी डिमांड करेंगे ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स को बढ़ती हुई कीमतों को थोड़ा सा ब्रेक लगा के कम करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है ए, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन की स्थिति है। इन्फ्लेशन कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर मिनिमम इन्फ्लेशन है तो उसके कुछ हद तक फ़ायदे भी हैं। तो इस इन्फ्लेशन के पीरियड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किससे होता है। देखिए, महंगाई अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी को भी बढ़ाया जाता है ताकि वो महंगी वस्तुओं को थोड़ा सा खरीद भी पाए। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सर्वेंट्स है, ठीक है भैया, उनकी भी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर बी ऑप्शन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो वो लोग होते हैं जिन्होंने उधार दिया हुआ है। तो जब उन्होंने उधार दिया था तो उस वक्त उस मनी की वैल्यू क्या थी, इन्फ्लेशन की स्थिति क्या थी, वी नेवर नो। तो प्रेजेंट केस में उनको तो फायदा कभी होगा ही नहीं, उन्हें तो लॉस होगा। 10,000 पिछले साल मैंने किसी को उधार दिए थे, आज की इन्फ्लेशन की स्थिति अलग है। उस 10,000 रुपये की वैल्यू आज क्या है पहले के समय के कंपैरिजन में, तो वी नेवर नो, वी कांट जज। और ऑब्वियसली पैसे की कीमत लगातार कम ही होती जा रही है, हम सब जानते हैं। पहले हम 50 पैसे की टॉफ़ी भी 4 खा लेते थे, अब तो 1 रुपये की भी अच्छी खासी टॉफ़ी 1 ही आती है। तो सी ऑप्शन, बी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सी ऑप्शन है एंटरप्रेनर्स, यानी कि प्रोड्यूसर, सेलर्स, जिनको इमीडिएटली फ़ायदा होता है, जो हाई प्राइस में भी मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। डी ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है भैया, उनको भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन ये था कि मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा, तो बी तो कभी नहीं होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें से सबसे ज़्यादा एंटरप्रेनर्स को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट। एक A.W. फिलिप्स थे, ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, इन्फ्लेशन से रिलेटेड थी। उन्होंने कहा कि सब लोग कह रहे हैं इन्फ्लेशन है भैया, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती है, मनी वैल्यू घट जाती है, ये तो बहुत बुरी स्थिति है। यानी वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास हाई मनी है, बाकी तो खरीद ही नहीं पाएंगे। तो भैया ये स्थिति जो है खराब है। बट ही वॉज द पर्सन जिन्होंने ये कहा कि देखो, अगर इन्फ्लेशन को आप इतना बुरा लेके चल रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसे आपने एलिमिनेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ेगी। देखिए वो कैसे बढ़ेगी, एक प्रोड्यूसर को अगर फ़ायदा ही नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा कैसे। वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा तो फिर रोज़गार नहीं बढ़ेगा, रोज़गार नहीं होगा तो भैया ये जो डिमांड कर रहे हैं, जो कस्टमर हैं,
वो भी तो पहले से कहीं ना कहीं रोजगार है, कहीं ना कहीं वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, यानी कि प्रोडक्शन होना चाहिए। और प्रोडक्शन होने के लिए वी हैव टू प्रमोट इन्फ्लेशन ऑल्सो। तो उन्होंने ये कहा, उनका ये प्रिंसिपल था कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन घटता जाएगा वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो हर देश के सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन नहीं हो, पर थोड़ा कुछ लिमिट में इन्फ्लेशन कुछ परसेंट में होना चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी की स्थिति ना आ जाए। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ग्रुप कंस्टिट्यूट्स मैक्सिमम वेटेज इन WPI। सबसे पहले ये समझिए ये WPI होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। हमने ये कहा इन्फ्लेशन की स्थिति है, भाई इन्फ्लेशन को मेज़र भी तो करना पड़ेगा। जो आज प्याज के दाम है तो वो कितने से कितने बढ़े, यानी पिछले महीने आज ही की डेट में कितनी कीमत थी उसकी, जो आज वो बढ़ा है घटा है। तो ये मेज़र करने के लिए हमारे पास एक बेस डाटा होना चाहिए। तो आज हमारे प्रेजेंट में हमारे दो इंडेक्सेस हैं, एक है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक हमारा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, WPI पे। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है इन्फ्लेशन में जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं किस लेवल पे, होलसेल, यानी कि वो बायर जो बल्क में कमोडिटीज़ खरीद रहा है वो उसकी कीमतें कितनी बढ़ गई पिछले टाइम पीरियड के कंपैरिजन में। तो हमने इसके अंदर इसको डिवाइड किया, 3 आइटम्स में इसे डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसके अंदर आपकी खाने पीने का सारा सामान आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, फूड वगैरह एट्सेट्रा आ जाएगा। बी उसका पार्ट है, दूसरा पार्ट है फ्यूल एंड एनर्जी, एंड थर्ड पार्ट है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, जैसे कि आपके क्लोथ्स हो गए और फुटवेयर्स हो गए एट्सेट्रा। तो इन तीनों में हमने सारी वस्तुओं को डिवाइड किया। टोटल हमने कमोडिटीज़ रखी हैं 676 इस 676 आइटम्स को हमने इन 3 मेन हेडिंग्स में बांट दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में क्या हमने इक्वल तरीके से बांटा? नहीं भैया, हमने इन तीनों में नंबर ऑफ कमोडिटीज़ डाल दी हैं और हमने उनको एक वेटेज दिया। जिस जिस वस्तु की मांग ज़्यादा हो रही है भैया, जिस जिस की वस्तु मांग ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस भी ज़्यादा राइज होंगे। हमें तो थोड़ा कंट्रोल करना है कि ताकि इन्फ्लेशन वर्स्ट केस में ना हो, उसे बैलेंस किया जाए। तो हम समय समय पे यहाँ पे इसे बैलेंस करते हैं। तीनों का वेटेज अलग है, तीनों के नंबर ऑफ कमोडिटीज़ भी अलग है। जैसे कि प्राइमरी आर्टिकल्स में जितनी नंबर ऑफ आपकी कमोडिटीज़ है उसके अकॉर्डिंगली इसको वेटेज दिया गया है 20.12, फ्यूल को दिया गया है 14.91 और मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को दिया है 64.97, जिसके अंदर 555 समथिंग है कमोडिटीज़ आपकी। उसके बाद आपका प्राइमरी आर्टिकल्स है, सबसे लास्ट में आपका आर्टिकल है फ्यूल्स एंड एनर्जी, फ्यूल्स जिसे कह सकते हैं सिंपल वे में। तो इसका आंसर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली क्या है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में 676 आइटम्स है जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। और वो 3 पार्ट्स क्या है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड एनर्जी, एंड थर्ड वन इज़ योर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। ठीक है, अब बी इसमें स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट है ऑल दी 3 पार्ट्स आर गिवन इक्वल वेटेज, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी आम लाइफ में देखिए, आप खाना खा रहे हैं, खाने की वस्तु आपके घर के अंदर, बाकी जितना आपका फर्नीचर वगैरह है, क्या दोनों को आप इक्वल वेटेज दे सकते हो? नहीं। इट इज़ वेरी रिलेटेड विद योर आम लाइफ, विद योर कॉमन लाइफ, दैट्स इट। अगर आप इकोनॉमी को अपनी रियल लाइफ से थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलोगे डेली लाइफ से, तो आपको आंसर्स काफ़ी करीब में मिलते चले जाएंगे। तो इसका आंसर बनेगा ओनली 1। So guys, thank you. This is my first initiative which I have taken. So please give me your feedback on my email ID. Thank you.